दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कक्षा 11 का टॉपिक। हम देखिए दोस्तों NCERT की जो पाठ्यक्रम है उसमें 4th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। चौथा चैप्टर देख रहे हैं समतल में गति। और समतल में जो गति होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। और 2 डायमेंशनल मोशन समतल में गति, द्विविमीय गति का एक एग्जाम्पल होता है प्रक्षेप्य गति। इस प्रक्षेप्य गति का इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है, प्रक्षेप्य गति के लिए हम कौन से मुख्य अभिगृहित यूज में लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर देखेंगे और मैथमेटिकल पोर्शन भी यहाँ पर देखने वाले। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो प्रक्षेप्य गति होती है उसका पथ किस प्रकार का होता है और जो प्रक्षेप्य गति के दौरान जो टोटल समय लगता है जिसको मुडियन काल कहते हैं क्या होता है। इसके साथ में जो पार्टिकल है उसके द्वारा अधिकतम कितनी ऊंचाई तय की जाती है। साथ में हम क्षैतिज प्रास के बारे में भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। लंबा वीडियो होने वाला है, आप लोग इसमें कंटिन्यू साथ बने रहेंगे, एक एक टर्म्स को अच्छे से समझेंगे तो बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं प्रक्षेप्य गति कहते किसे हैं कि यदि किसी पिंड को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंक दिया जाए गुरुत्वीय बल के अधीन, गुरुत्व के अधीन, तो वह जिस पथ पर गति करता है तो उसकी जो गति होती है उसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं और उस कण को, पिंड को प्रक्षेप्य कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी के क्षैतिज तल से किसी कोण पर फेंक दें तो उसकी जो गति होगी उसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं और फेंके गए पिंड को प्रक्षेप्य कहा जाता है। दोस्तों तो यहां पर यदि किसी पिंड को पृथ्वी के क्षैतिज पृष्ठ से किसी कोण पर गुरुत्व के अधीन फेंका जाए तो पिंड की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। दोस्तों प्रक्षेप्य गति कहलाती है। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से सुन लेंगे। पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गति कर रहा है और यदि हम क्षैतिज जो धरातल है उससे किसी कोण पर यदि किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो उस पिंड की जो गति है उसको हम प्रक्षेप्य गति, उस पिंड को, फेंके गए पिंड को प्रक्षेप्य कहते हैं तथा फेंके गए पिंड को प्रक्षेप्य कहा जाता है, प्रक्षेप्य कहते हैं। दोस्तों अब देखिए कुछ प्रक्षेप्य गति के हम एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रक्षेप्य गति के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखिए प्रक्षेप्य गति के एग्जाम्पल्स में हम ये बात करें कि बंदूक से दागी गई गोली है वो हम ये मानते हैं कि वो एक सरल रेखा में गति करती है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। जिसे हम एक समतल के अंदर इस तरीके से बंदूक से गोली दाग रहे हैं तो एकदम सीधी रेखा में वो गति न करके वो अपने पथ से गुरुत्व बल के अधीन थोड़ा थोड़ा नीचे झुकती चली जाती है। तत्पश्चात उसका जो पथ है वो परवलयाकार हो जाएगा तथा उसकी जो गति है उसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। दोस्तों प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। इसके साथ में लड़ाकू विमान से गिराए गए बम की गति, लड़ाकू विमान से गिराए गए बम की गति। इसके साथ में यदि हम किसी एंगल पर पत्थर भी फेंकेंगे, गेंद को भी फेंकेंगे, क्रिकेट में जब गेम खेल रहे होते हैं बल्लेबाज शॉट लगा रहा होता है, खेल रहा होता है, तो जो गेंद की गति होती है वो परवलयाकार होती है, उस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं दोस्तों।
तो ये थे कुछ एग्जाम्पल प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड। अब हम प्रक्षेप्य गति के अंदर कुछ परिकल्पनाएं मानेंगे, कुछ अजूप्शन मानकर चलेंगे, उनको हम अभिग्रहित कह रहे हैं। दोस्तों देखिए कौन कौन सी चीजें हम लेकर चलते हैं, कौन से अभिग्रहित हम लेकर चलते हैं, मान कर चलते हैं, जो कि वैसे वास्तव में संभव नहीं है। वायु का प्रतिरोध है वो शून्य लेकर चलते हैं, वायु का जो प्रतिरोध है वो शून्य नहीं होता, लेकिन वायु का जो प्रतिरोध है वो नगण्य लेकर चलते हैं, शून्य लेकर चलते हैं दोस्तों, नगण्य मानते हैं दोस्तों। इसके साथ में यदि हम बात करें पृथ्वी की वक्रता को भी यहां पर नगण्य मानेंगे। पृथ्वी का जो पृष्ठ है वो वक्र पृष्ठ होता है, वक्रता को नगण्य मानते हैं। पृथ्वी है वो गोलाकार होती है, उसका जो पृष्ठ होता है वो वक्राकार होता है, लेकिन हम पृथ्वी का जो पृष्ठ है उसको भी एकदम क्षैतिज रूप में लेकर चलेंगे। इसके साथ में हम यहां पर भी ये मान सकते हैं कि पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो उसके पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव को भी नगण्य मानकर चलेंगे। पृथ्वी के घूर्णन गति करती है, घूर्णन गति के प्रभाव को नगण्य मानकर यहां पर घूर्णन गति के प्रभाव को नगण्य मानते हैं, को नगण्य मानते हैं दोस्तों। इसके साथ में सभी स्थानों पर, सभी बिंदुओं पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको एक समान मानकर चलेंगे। सभी स्थानों पर हम कह सकते हैं या सभी बिंदुओं पर हम कह सकते हैं, प्रक्षेप्य गति के सभी बिंदुओं पर, सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से लिखते हैं दोस्तों। गुरुत्वीय त्वरण एक समान मानकर चलते हैं, एक समान मानते हैं। हालांकि जैसे ही पिंड ऊंचाई पर जाएगा गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती जाएगी, बट ऐसा हम मानकर चलेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण जो जी है वो एक समान रहता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई बदलाव नहीं आता है दोस्तों। अब हम इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो प्रक्षेप्य गति है, पिंड जब प्रक्षेप्य गति करता है दोस्तों, तो प्रक्षेप्य गति के दौरान उसका जो पथ होता है वो किस तरीके का होता है, उस पथ से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण यहां पर बातें देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे कि जैसे मैं यहां पर एक प्रक्षेप्य गति के लिए पथ का निर्माण कर रहा हूं कि ये हमारे पास में एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है, और उस 2 डायमेंशनल सिस्टम में ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में है वाई एक्सिस, ये पृथ्वी के क्षैतिज तल है, पृथ्वी का क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल। देखिए दोस्तों, जो हमारी आंखों के सामने जो सपाट पृथ्वी है, तल है, समतल है, इसको हम क्षैतिज तल कह रहे हैं। और इस तल के ठीक लंबो दिशा में जो रेखा है उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा, इस दिशा में जो तल बनेगा वो उसको हम ऊर्ध्वाधर तल कहेंगे। यहां पर जैसे ये मूल बिंदु है और यहां से ही हमने किसी पिंड को u वेग से फेंका है, प्रारंभिक वेग उसको u दिया है, तो उसका जो पथ होगा वो इस प्रकार का होगा। ये जो गति है वो प्रक्षेप्य गति होती है दोस्तों। और इस गति के दौरान कौन सी राशियां किस तरीके से बदलती है, कौन सी राशियां स्थिर रहती है, उन सबको हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं। फिर इससे संबंधित कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले भी यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसको हमने प्रारंभ में वेग दिया है u वेग से दिया है, और थीटा कोण पर इसको हमने फेंका है। ये जो पिंड है उसका द्रव्यमान से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, द्रव्यमान हम स्मॉल m लेकर चल लेंगे, द्रव्यमान एक समान मानकर चलेंगे। जो पिंड है उसको क्षैतिज से थीटा कोण पर और u वेग से फेंका गया है दोस्तों। तो ये जो पथ है, वेग है, वो धीरे धीरे बदलता चला जाएगा, और बदलते हुए इस तरीके से पथ पर जो पिंड है वो गति करेगा दोस्तों। यहां पर कौन सी राशियां बदलेगी, कौन सी राशियां चेंज होगी, वो देखिए। यहां पर हम जो प्रक्षेप्य गति है वो एक समतल में गति होती है, और वेग को हम घटकों में तोड़ सकते हैं, वेग को घटकों में वियोजित किया जा सकता है, वेग को घटकों में वियोजित करते हैं, घटकों में विभाजित करते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम वेग को 2 घटकों में वियोजित कर देंगे।
एक तो जो घटक होगा पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदेश से, जिसको हम क्षैतिज घटक कहेंगे, और दूसरा जो घटक है वो होता है ऊर्ध्वाधर घटक, जो कि पृथ्वी के पृष्ठ के ठीक लंबवत दिशा में घटक होता है, उसको ऊर्ध्वाधर घटक कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रारंभिक वेग है उसको इस दिशा में लिया है, थीटा एंगल पर दिया है। यदि मैं इसको घटकों में वियोजित करके आप लोगों को बताऊं तो इस दिशा में जो घटक है उसको मैं यू अक्ष से कह दूं, इस दिशा में जो घटक है उसको यू वाई से कह दूं। और यदि यहां पर हम यू अक्ष की वैल्यू पुट करें तो ये वाला जो घटक है u इस दिशा में हो जाएगा u cos थीटा, तो u अक्ष की वैल्यू होती है वो u cos थीटा हो जाएगी, और u y की वैल्यू है वो हो जाएगी u sin थीटा। तो ये हमने घटकों में वियोजन किया है वेग का, प्रारंभिक वेग u है उसका हमने घटकों में वियोजन कर दिया है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो क्षैतिज घटक है वो है u अक्ष बराबर u cos थीटा, ये अपरिवर्तित रहता है दोस्तों, पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा, इसमें लगातार परिवर्तन आता है। पहले इसका मान धीरे धीरे कम होता है, और अधिकतम ऊंचाई पर, जब पिंड अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उस स्थिति में इस ऊर्ध्वाधर घटक का मान शून्य हो जाता है। एक बार मेरी बात फिर से सुन लेंगे, जो क्षैतिज घटक है u अक्ष बराबर u cos थीटा पूरी गति के दौरान, संपूर्ण प्रक्षेप्य गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है, इसका मान नहीं बदलता, प्रत्येक बिंदु पर क्षैतिज घटक सेम रहता है। एक बार फिर से सुन लेंगे, जो वेग है उसका क्षैतिज घटक प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक हर बिंदु पर बदलता रहेगा। यहां पर जो वेग है वो धीरे धीरे कम होता हुआ अधिकतम ऊंचाई पर शून्य हो जाएगा, फिर वेग ऋणात्मक, इस दिशा में यदि इसका वेग था, अब इसका वेग है वो नीचे वाली दिशा में हो जाएगा, और इस दिशा में जो वेग है उसका मान बढ़ता जाएगा, और पृथ्वी पर उसी वेग से गिरेगा जिस वेग से उसको हमने फेंका था। इस क्षैतिज यदि क्षैतिज तल में यदि पिंड गति कर रहा है तो प्रक्षेप्य गति के दौरान दोस्तों एक चीज और देखेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ही बल के रूप में यहां पर काम करेगा, और गुरुत्वीय त्वरण है वो सिर्फ नीचे की ओर होता है। गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर होगा। ए वाई हम लेकर चलेंगे, उसकी वैल्यू -g के बराबर होगी दोस्तों। अक्ष दिशा में कोई बल काम नहीं करता, अक्ष दिशा में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करता, इस कारण से जो वेग है उसके मान में भी कोई बदलाव नहीं आता। जो ऊर्ध्वाधर दिशा है उस दिशा में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर काम करता है, तत्पश्चात जो ऊर्ध्वाधर घटक है वेग का वो लगातार बदलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये जो महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम जब इसका डेरिवेशन करेंगे, कुछ राशियां हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक वेग है उसको हम घटकों में वियोजित कर देंगे दोस्तों, और हम कोई एक ऐसा बिंदु लेंगे जिसके ऊपर दोनों अक्ष दिशा और वाई दिशा में कितनी स्थिति है वो भी यहां पर हम देखेंगे। पिंड द्वारा पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान लगने वाला जो समय है उसको हम उड्डयन काल कहेंगे, वो हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे। और पिंड के द्वारा क्षैतिज दिशा में जो तय की गई दूरी होती है उसको हम क्षैतिज प्रास कहते हैं, वो भी यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करता है पिंड, वो भी यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ में जो पिंड है उसका पथ किस प्रकार का होता है वो भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के जरिए हम उसको समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब हम प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण यहां पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बिंदु देख रहे हैं प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। जो प्रक्षेप्य है वो जिस पथ के अकॉर्डिंग चलता है उसके लिए हम एक समीकरण फाइंड आउट करेंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि जो प्रक्षेप्य है वो किस प्रकार के पथ में गति कर रहा है। तो यहां पर हम फिर से मैं एक डायग्राम आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूं कि जो पिंड है, पार्टिकल है, वो प्रक्षेप्य गति कर रहा है, और ये हमने उसके प्रक्षेप्य का पथ दिखाया है। यहां पर हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो प्रारंभिक वेग है पिंड का वो u है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है दोस्तों,
और प्रारंभिक वेग u है। पिंड को हमने थीटा कोण पर फेंका है। इस वेग को हम घटकों में तोड़ देते हैं दोस्तों। अक्ष दिशा में जो घटक है वो है u cos थीटा, जो कि u अक्ष से हमने लिखा है। y दिशा में जो घटक है उसको हमने u y से लिखा है, जो कि u sin थीटा के बराबर होगा। तो ये जो प्रारंभिक वेग है, पिंड का जो प्रारंभिक वेग है दोस्तों, वो हमने लिया है u, तथा कोण हमने लिया है, जो प्रारंभिक कोण है वो है दोस्तों थीटा। प्रारंभिक कोण कितना है दोस्तों? थीटा। और प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक का मतलब हो गया है पृथ्वी के तल के अनुदिश जो वेग है उसका घटक क्या हो जाएगा, उस घटक को हम u अक्ष से लिख रहे हैं, जो कि u cos थीटा के बराबर होगा दोस्तों। जो प्रारंभिक वेग है उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो यहां पर क्या निकल कर आएगा दोस्तों, देखेंगे आप। ऊर्ध्वाधर घटक को हम uy से लिख रहे हैं, जो कि u sin थीटा होगा दोस्तों। ये हमने जो प्रारंभिक वेग है उसके घटकों को आप लोगों को समझाया है, बताया है। मान लेते हैं कि t समय के पश्चात जो बिंदु P है वहां पर कण पहुंच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट x और y है दोस्तों। बिंदु P पर कण पहुंच जाता है स्मॉल t समय के पश्चात। अब हम गति के समीकरणों का उपयोग करते हुए हम प्रक्षेप्य पथ का समीकरण ज्ञात करेंगे दोस्तों। गति का प्रथम समीकरण, गति का जो प्रथम समीकरण है क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण होता है दोस्तों, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at होता है। यहां पर आप लोग कुछ चीजें समझ लेंगे कि हम जो गति का प्रथम समीकरण है उसको, गति का जो प्रथम समीकरण है उसको हम घटकों के रूप में व्यक्त करें तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? क्षैतिज घटक आप देखेंगे दोस्तों क्या होगा, यहां पर क्षैतिज घटक हमारे पास में आएगा v अक्ष बराबर u अक्ष प्लस a अक्ष इंटू टी, a अक्ष इंटू टी। तो देखो a अक्ष का जो मान है दोस्तों, a अक्ष का जो मान है वो हमारे पास में 0 है। इसका मतलब यहां पर v अक्ष है वो ही u अक्ष है, और u अक्ष का मान u cos थीटा है। एक बात यहां से निकल कर आ गई है दोस्तों कि जो वेग है उसका क्षैतिज घटक है वो चेंज नहीं होता। बिंदु, प्रारंभिक बिंदु पर वेग u अक्ष था क्षैतिज दिशा में, और बिंदु P पर भी जो वेग है वो v अक्ष है, जो कि u अक्ष के बराबर है। इसका मतलब है जो वेग का क्षैतिज घटक है वो चेंज नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है दोस्तों। अब यहां पर हम गति का दूसरा समीकरण प्रयोग में लेते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, दूसरे समीकरण से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा दोस्तों, देखेंगे, समझेंगे आप लोग कि गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहां से अक्ष घटक क्या हो जाएगा? अक्ष घटक यहां पर हम देखेंगे तो अक्ष बराबर, ये तो मैंने जो दूरी है वो अक्ष लिख दी है, u अक्ष इंटू टी प्लस में आ जाएगा 1/2 a अक्ष इंटू टी स्क्वायर। यहां से देखिए हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, ये तो अक्ष है ही। u अक्ष की जो वैल्यू है दोस्तों वो यहां से देखेंगे आप, u अक्ष की जो वैल्यू है वो है u cos थीटा, uy की वैल्यू है वो है u sin थीटा। तो यहां पर ये आ गया है u cos थीटा इंटू टी, और a अक्ष का मान हमने अभी अभी बताया है कि a अक्ष का मान 0 रहेगा। क्षैतिज तल में जो एक्सेलरेशन है वो होता ही नहीं है, केवल नीचे की ओर एक्सेलरेशन होगा। ay का मान भी -g के बराबर होगा, ay का जो मान है वो -g के बराबर होगा दोस्तों, और a अक्ष का मान 0 होता है इस क्षैतिज प्रक्षेप्य गति के दौरान। तो a अक्ष 0 होते ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहां पर हमारे पास में इतना मान आएगा, t बराबर यहां से हम निकालेंगे अक्ष बट्टे में u cos थीटा, और ये जो इक्वेशन है इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे आगे काम में आएगी दोस्तों। अब हम जो गति का दूसरा समीकरण है उसका y घटक पुट कर रहे हैं। गति के
समीकरण का y घटक, तो यहां से इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहां पर आ जाएगा y बराबर uy इंटू टी, फिर प्लस में 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर। यहां पर इन uy और ay की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं दोस्तों। y बराबर uy की वैल्यू कितनी है? uy की वैल्यू है u साइन थीटा, तो u साइन थीटा, ay की वैल्यू है माइनस में g, तो ये माइनस में 1/2 g, ये टी स्क्वायर। अब इस समीकरण के अंदर हम यहाँ पर दोस्तों एक t और पड़ा है, इस t की वैल्यू समीकरण 3 से इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास में प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण आ जाएगा। तो समीकरण 3 को, जो समीकरण 3 है उसमें t की वैल्यू है, उसको हम यहां पर पुट करेंगे। समीकरण 3 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण 3 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर रख देंगे, क्या आएगा? y बराबर, ये u साइन थीटा तो पहले से ही पड़ा है, u साइन थीटा, जो t की वैल्यू है वो है अक्स अपॉन में कोस u कोस थीटा, अक्स अपॉन में u कोस थीटा, फिर माइनस में 1/2g और t की वैल्यू है अक्स अपॉन में u कोस थीटा, अक्स अपॉन में u कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में y बराबर, देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहां से आपके पास में साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो ये अक्स पढ़ाई है, अक्स टेन थीटा माइनस में 1/2 g अपॉन में u कोस थीटा का स्क्वायर इनटू में अक्स स्क्वायर। और देखिए दोस्तों, ये वाली जो इक्वेशन है वो एक परवलय का समीकरण है, प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण कहलाता है। यह समीकरण प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण कहलाता है। कि आपको जब पूछा जाए कि प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है जो कि परवलयाकार होता है, जो कि परवलयाकार होता है। दोस्तों देखो, परवलयाकार जो पथ होता है वो किस प्रकार का होता है, परवलय को भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि हमारे पास में देखिए परवलय को इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारे पास में एक परवलय है, ये हमारे पास में एक दूसरा टाइप का परवलय है, और ये हमारे पास में एक और परवलय है। ये मैंने जो 4 परवलय आप लोगों को दिखाए हैं, चारों ही मूल बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। दोस्तों परवलय भी होते हैं, और एक होता है अति परवलय, वृत्ताकार पथ आप जानते ही हैं, रेखीय पथ आप जानते ही हैं। यहां पर जो पथ होता है पिंड का प्रक्षेप्य गति के दौरान, वो परवलयाकार पथ होता है। आप लोगों को प्रक्षेप्य पथ का समीकरण समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, हम बिंदु बी देखेंगे, यहां पर उड्डयन काल को मैं यहां पर टी से पुट कर रहा हूं। उड्डयन काल संपूर्ण प्रक्षेप्य गति के दौरान लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। संपूर्ण प्रक्षेप्य गति के दौरान लगा समय उड्डयन काल कहलाता है। उड्डयन काल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको समझेंगे हम कि जैसे यहां से किसी पिंड को हमने फेंका है, तो वो अधिकतम ऊंचाई पर जब आता है, इस बिंदु पर जब वो पहुंचता है, जब उसकी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचता है, तो उसका जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है वो शून्य हो जाता है। क्षैतिज घटक नहीं बदलता, ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम ऊंचाई पर दोस्तों शून्य हो जाएगा। तो हम अधिकतम ऊंचाई पर, या जो शिखर बिंदु है, जो प्रक्षेप्य का पथ का शिखर बिंदु है, उस तक जाने में लगा समय t1 कंसीडर कर लेंगे। देखो, जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगेगा, फिर अधिकतम ऊंचाई से धरातल पर गिरने में भी उतना ही समय लगेगा। तो हम अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कर लेंगे, फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो उड्डयन काल आ जाएगा। तो देखेंगे, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, जो पिंड है उसको, जो प्रक्षेप्य है उसको अधिकतम
ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय है, उसको मैं t1 से पुट कर रहा हूं दोस्तों। और उसके लिए हम गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के प्रथम समीकरण v बराबर होता है u प्लस at, और यहां पर y घटक लगा देंगे हम। तो y घटक क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर vy, इधर भी uy प्लस में ay इंटू में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा जो समय है वो आप t1 लेकर चल रहे हैं। vy की वैल्यू अधिकतम ऊंचाई पर हो जाएगी 0। uy की जो वैल्यू है, प्रारंभिक जो वेग है y दिशा में, वो है u साइन थीटा। तो मैंने यहां पर पुट कर दिया है दोस्तों u साइन थीटा आएगा इधर, u साइन थीटा। फिर ay की जो वैल्यू होती है, केवल जो एक्सेलरेशन है वो ay बराबर माइनस जी के बराबर, एक्स दिशा में एक्सेलरेशन होता ही नहीं है तो माइनस जी पुट कर दिया, ये आ गया समय t1। तो यहां से g t1 बराबर आ गया u साइन थीटा, और t1 बराबर आ गया आपके पास में u साइन थीटा अपॉन g। ये हमारे पास में समय आ गया है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय जितना समय लगता है उतना ही धरातल तक पहुंचने में लगा समय लगता है। तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, प्रक्षेप्य का जो उड्डयन काल है वो क्या हो जाएगा, उड्डयन काल को हम कैपिटल T से लिख रहे हैं, जो कि 2 गुणा में स्मॉल t1 आएगा। 2 और t1 की जो वैल्यू है वो u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर है, u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला दोस्तों आ चुका है 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर। ये हमारे पास में आ चुका है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। दोस्तों अब हम देखेंगे क्षैतिज प्रास। क्षैतिज प्रास है अक्ष दिशा में प्रक्षेप्य के द्वारा तय की गई दूरी, क्षैतिज प्रास कहलाती है। एक बार देखेंगे, प्रक्षेप्य के द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, क्षैतिज दिशा में तय की गई अधिकतम दूरी, तय की गई अधिकतम जो दूरी है उसको हम क्षैतिज प्रास कहते हैं, कैपिटल R से लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल इंटू में समय, और यहां पर जो दूरी है वो है क्षैतिज प्रास R, और अक्ष दिशा में जो क्षैतिज दिशा में जो चाल है वो है दोस्तों u अक्ष, और जो समय लगता है पूरी गति के दौरान वो लग रहा है t। यहां से यहां तक जो समय लग रहा है वो कैपिटल T, और क्षैतिज दिशा में जो चाल है दोस्तों वो है u अक्ष, जो कि चेंज नहीं होती। यहां पर r बराबर u अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, यहां से u cos थीटा, और t की वैल्यू दोस्तों अभी हमने फाइंड आउट की है 2, t की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, r बराबर, देखिए दोस्तों इसको मैं पुट कर रहा हूं u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में जी पढ़ाई है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हम साइन 2 थीटा पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया है क्षैतिज प्रास का। और जो क्षैतिज प्रास है उसका अधिकतम मान कितना होता है वो भी यहां पर हम देखेंगे। अधिकतम क्षैतिज प्रास के लिए अधिकतम क्षैतिज प्रास कितनी हो सकती है, क्या होगी अधिकतम क्षैतिज प्रास के लिए। देखिए दोस्तों, जो साइन थीटा है, साइन 2 थीटा, वो मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों मैक्सिमम 1 ही होती है, और साइन 2 थीटा तभी मैक्सिमम होगा जब उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। यहाँ पर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया, थीटा बराबर आ गया हमारे पास में 45 डिग्री। जब थीटा बराबर जब 45 डिग्री होता है तो आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो जब थीटा बराबर कितना है दोस्तों 45 डिग्री
तो आर है वो हमारे पास में मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास में, यू स्क्वायर साइन 2 गुणा में 45 और 2 गुणा में 45 90 हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम बराबर आपके पास में निकल कर आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। आर का जो अधिकतम मान है वो यू स्क्वायर बाई जी के बराबर होता है। अब पिंड द्वारा तय जो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी होगी, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई को हम कैपिटल एच से पुट करेंगे। कैपिटल एच से अधिकतम ऊंचाई लिखी जा रही है और ये हमारे पास में है। जब वो पिंड अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उसके द्वारा जो हाइट ली जाती है उसको हम अधिकतम ऊंचाई कह रहे हैं। इसको हम गति के तीसरे समीकरण से फाइंड आउट करेंगे। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का जो y घटक है, वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है दोस्तों शून्य हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज घटक चेंज नहीं होता, इस पर ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाएगा। तो गति के तृतीय समीकरण से गति का जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर इसका y घटक देखेंगे दोस्तों, y घटक क्या हो जाएगा, यहां से v y स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और यहां पर जो ऊंचाई है उसको मैं y से पुट कर देता हूं। h है, s है, उसको y से लिख दिया। अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, इनमें अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग का y घटक है दोस्तों 0 हो जाता है। वेग का जो क्षैतिज घटक है, प्रारंभिक जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो है u साइन थीटा। आप डायग्राम में देख लीजिए, u साइन थीटा है ui की वैल्यू, और जो ए वाई है वो है माइनस जी के बराबर, और जो वाई है वो है अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच के बराबर। तो यहां से इन सब की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, तो 0 बराबर यहां से ये निकल कर आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच। तो 2gh बराबर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास में h बराबर आ गया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। जब कोई पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, u वेग से फेंका जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखिए दोस्तों, ये थी प्रक्षेप्य गति। इसमें हमने देखा प्रक्षेप्य का पथ किस प्रकार का होता है, क्षैतिज परास क्या होती है, उड्डयन काल क्या होता है, उसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितनी तय की जाती है, हम आगे देखने वाले हैं। इससे प्रक्षेप्य गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और कुछ विशेष स्थितियां परिस्थितियां आप आगे के वीडियो में देखेंगे दोस्तों।